नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है काल सर्प दोष। दोस्तों, अक्सर काल सर्प दोष को लेकर बहुत ज़्यादा डराया जाता है, इसके नाम पर लूटा जाता है। आज हम इसी काल सर्प दोष पर चर्चा करेंगे कि ये काल सर्प दोष क्या होता है, ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, इसकी सही व्याख्या क्या है और जन्म कुंडली में कौन से छोटे छोटे उपाय करके हम काल सर्प दोष की शांति कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, काल सर्प दोष के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है, किंतु फिर भी काल सर्प दोष को माना जाता है। ज्योतिष एक विज्ञान है और विज्ञान हमेशा से ही शोध एवं अनुसंधान का विषय रहा है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में भी कई विद्वानों एवं ज्योतिषियों के द्वारा समय समय पर कुछ शोध एवं अनुसंधान किए गए हैं, जिसमें ज्योतिषियों के मत एवं मतांतर के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि सभी ग्रह राहु एवं केतु के बीच में आ जाते हैं, अर्थात उसके प्रभाव में आ जाने के कारण ग्रह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाते, राहु उनके शुभ प्रभावों को कम कर देता है, उनके शुभ फल में कमी आ जाती है तथा संघर्ष एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे इंसान को इसे ही काल सर्प दोष का नाम किया जाता है। वास्तव में काल सर्प दोष किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। कुछ लोग इसे काल सर्प दोष ना बोलकर इसको सर्प दोष भी बोलते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सर्प दोष का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। राहु की शांति पूजा तथा महामृत्युंजय मंत्रों द्वारा एवं रुद्राभिषेक द्वारा भी की जाती है। इसका उपाय इस प्रकार से भी किया जाता है, इससे राहु देव शांत होकर अपना दुष्प्रभाव कम कर देते हैं। किंतु राहु देव के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है कि राहु देव का प्रभाव पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होता है, अतः राहु देव से संबंधित और भी अन्य उपाय प्रतिवर्ष करते रहने चाहिए, तभी आप इससे बचे रह सकते हैं। सूक्ष्म रूप से संघर्षों के बाद जीवन को ऊंचाई तक ले जाने का काम भी राहु ही करता है। दोस्तों, जिस जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, उसमें काल सर्प दोष माना जाता है। इसके कारण ग्रहों में अपना शुभ प्रभाव देने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इसका सही ढंग से उपाय करने पर काल सर्प दोष के कारण दूषित हो चुके ग्रह अपना शुभ फल देने लगते हैं। फल स्वरूप जातक सुखमय जीवन बिता सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार काल शब्द का अर्थ मृत्यु है, लेकिन मेरा मानना है कि काल का अर्थ समय है, क्योंकि काल सर्प योग में व्यक्ति की मृत्यु का फल देखने में नहीं आता है। जिस कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसका संबंध पिछले जन्म में किसी न किसी बुरे कर्म से अवश्य होता है। इसका संबंध इस जन्म के समय से ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के समय से भी होता है। इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। ये योग राहु केतु के कारण बनता है, जिसकी सम्मिलित आयु व्यक्ति के 45वें साल में खत्म होती है, इसलिए इसका प्रभाव 45 साल की उम्र तक ही रहता है। इसके बाद किसी भी उपाय की जरूरत नहीं रह जाती। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में ये प्रभाव 48 वर्ष तक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, अगर उसके परिवार के सदस्यों की कुंडली में भी काल सर्प दोष पाया जाता है, तो काल सर्प दोष का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने में आता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चला जा रहा है, तब उस जातक के जीवन में काल सर्प दोष अपना पूर्ण रूप से प्रभाव देता है, अन्यथा इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। इसके अलावा जिस जातक की कुंडली में ये दोष होता है, उसका इसी दोष वाले दूसरे जातकों से लंबे समय तक संबंध बना रहता है। भारत की कुंडली में भी काल सर्प योग का प्रभाव लगन तथा सप्तम भाव पर है। दोस्तों, लाल किताब में पहले घर को तख्त हजारी कहा गया है, अर्थात बादशाह का सिंहासन कहा गया है, एवं 7वें भाव को शादी विवाह का भाव बताया गया है। इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत के तख्त पर यानी सिंहासन पर लंबे समय तक वही व्यक्ति राज कर सकता है जो खुद विवाह सुख से वंचित हो। जहाँ तक काल सर्प योग का सवाल है, तो इस स्थिति में राहु या केतु में से किसी एक
के स्वभाव को बदल देने से या उसे नष्ट कर देने से राहु केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसकी सही व्याख्या क्या है। अब हम इसको उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले उदाहरण कुंडली पर चलते हैं, वहां पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम उदाहरण कुंडली पर आ गए हैं। इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि काल सर्प दोष कैसे बनता है, इसकी सही व्याख्या क्या है और जन्म कुंडली पर इसको किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए, जन्म कुंडली में किस प्रकार से ये सही रूप से कार्य करता है। आज हम यहाँ पर आपको 3 या 4 उदाहरण के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम पहले उदाहरण की तरफ। यहाँ पर आप जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जितने भी दे रहे हैं राहु से केतु के मध्य में हैं। यहाँ पे राहु 5वें घर में है, केतु 11वें घर में है। राहु से पीछे जितने भी सभी ग्रह हैं राहु और केतु के मध्य में, यानी राहु को सांप की मुंह कहा जाता है, सांप का मुंह कहा जाता है, और केतु को सांप की पूंछ कहा जाता है। तो राहु के मुख से लेकर राहु की पूंछ के मध्य में सारे ग्रह हैं, यानी जितने भी ग्रह हैं उन पर विष का प्रभाव माना जाएगा। तो यहाँ पर काल सर्प दोष पूर्ण रूप से बनेगा, क्योंकि राहु से केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं, इसलिए इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष माना जाएगा। अब हम जो दूसरी कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पर जो उदाहरण है आप देख रहे हैं कि इस जन्म कुंडली में केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह हैं। केतु और राहु के मध्य में, यानी सांप की मुख से लेकर सांप की पूंछ से सांप की मुख के बीच में सभी ग्रह हैं। तो आपने देखा होगा कि जो राहु केतु है हमेशा उल्टे चलते हैं, तो यानी जो जहर है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि पूंछ से लेकर मुख की तरफ सभी ग्रह हैं। इसलिए केतु अगर पहले घर में है तो राहु बाद में है, तो यहाँ पर काल सर्प दोष नहीं बनेगा, यानी इस कुंडली में काल सर्प दोष लागू नहीं होगा। चाहे केतु से राहु के मध्य में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन केतु से राहु के मध्य में अगर कोई ग्रह आ रहा है तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा, क्योंकि जो पूंछ है वो पहले है और विष बाद में है, यानी सभी ग्रह विष से बाहर आ चुके हैं, यानी इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नहीं बनेगा। यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर कोई भी ग्रह जैसे राहु 1 से लेकर 6 घरों तक है तो काल सर्प दोष बनेगा। अगर राहु 7 से लेकर 12 घरों के बीच में है तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। अगर केतु पहले के घरों में है तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। उसको काल मृत योगा बोला जाता है, जिसका प्रभाव अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर पूंछ पहले है तो काल सर्प दोष का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है, नगण्य होता है। इसलिए ऐसी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं माना जाता। ज़्यादातर ज्योतिषी ऐसा बोलकर आपको डरा देते हैं, परंतु काल सर्प दोष इस प्रकार से नहीं बनता है। अगर राहु से केतु के मध्य में ग्रह होंगे तभी काल सर्प दोष बनेगा, अगर केतु से राहु के मध्य में ग्रह होंगे तो काल सर्प दोष नहीं बनेगा। मित्रों अब हम तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। तीसरा उदाहरण सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर सभी ज्योतिषी या सभी लोग फंसते हैं, क्योंकि इसका आंकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि काल सर्प दोष किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से भंग होता है। तो तीसरे उदाहरण पर चलते हैं। दोस्तों अब आप देख रहे हो कि ये जन्म कुंडली है, हमने जो उदाहरण कुंडली ली है, आप देख रहे हो कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर जो राहु है वो 10 डिग्री का है और चंद्रमा 11 डिग्री का है। आपको बताया है कि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो राहु की डिग्री को पार कर गया है, इसलिए चंद्रमा राहु से बाहर आ गया है। अब ये राहु और केतु काल सर्प दोष नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर जो काल सर्प दोष होगा वो भंग हो जाएगा, यानी इस कुंडली में काल सर्प योग लागू नहीं होगा। अगर यही चंद्रमा 9 डिग्री का हो जाता, 8 डिग्री का होता, 5 डिग्री का होता, तो राहु चंद्रमा को भी लपेट लेता और सभी ग्रहों के साथ में, तो यहाँ पर काल सर्प दोष माना जाता। तो इस कुंडली में जो भी ग्रह राहु से ज़्यादा डिग्री का होगा, अगर राहु के साथ बैठा है तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। अगर राहु के साथ यहाँ पे मंगल होता और मंगल 11 डिग्री का होता, राहु 10 डिग्री का होता, तब भी काल सर्प दोष नहीं माना जाता। अगर कोई भी ग्रह राहु से कम डिग्री का होगा तभी काल सर्प दोष माना जाएगा। दोस्तों अब हम चौथे उदाहरण पर चलते हैं। ये है सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली। सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली के बाद में आप जानते हो ज़्यादातर लोग इसकी कुंडली में काल सर्प दोष को मानते हैं। काल सर्प योग के बारे में चर्चा की जाती है कि सचिन के काल सर्प दोष ने उसको यहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मित्रों जैसा कि हमें जो
डेटा के आधार पर जो कुंडली प्राप्त है, जो सिंह लगन की है, इसकी कुंडली कोई भी मान सकते हो आप, कर्क लगन मान लीजिए, सिंह लगन मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, लेकिन उस मत जो पोजीशन बनेगी वो राहु के साथ चंद्रमा हो गए। राहु केतु के एक्सिस में कोई भी प्लैनेट नहीं होगा, यानी राहु केतु के यहाँ पर आप देख रहे हो कि मध्य में ही सभी ग्रह हैं, तो यहाँ पर काल सर्प दोष बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि राहु 17 डिग्री का है। सचिन तेंदुलकर की उस दिन की अगर आप जन्म पत्री निकालोगे तो देखोगे कि राहु 17 डिग्री का है, उसी के साथ चंद्रमा बैठा है यहाँ पर 25 डिग्री का है। तो राहु की डिग्री से ज़्यादा चंद्रमा की डिग्री है, यानी राहु को क्रॉस करके चंद्रमा बाहर आ गया है। तो सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है ही नहीं, तो सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता ही नहीं है, जिस कारण उसके जीवन में काफ़ी तरक्की रही है, उसको कोई परेशानी नहीं आई। लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि काल सर्प दोष ने सचिन को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो राहु को क्रॉस कर गया है, जिस कारण जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता ही नहीं है। यहाँ पे कोई आंशिक काल सर्प दोष नहीं होता। अगर काल सर्प दोष बनता है तो पूर्ण रूप से ही बनेगा, आंशिक रूप से कभी भी काल सर्प दोष नहीं बनता। तो चंद्रमा राहु से ज़्यादा डिग्री के होने के कारण राहु चंद्रमा को अपनी चपेट में नहीं ले पाया, जिस कारण चंद्रमा यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ पर काल सर्प दोष बनेगा ही नहीं। तो इस जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। सभी ग्रह राहु और केतु के आए मध्य हैं, लेकिन चंद्रमा क्रॉस कर गया है, जिस कारण राहु और केतु के कारण काल सर्प दोष नहीं बनेगा। तो सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में भी काल सर्प दोष नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि काल सर्प दोष की सही व्याख्या क्या होती है। ज़्यादातर हम काल सर्प दोष जन्म कुंडली में राहु केतु को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर राहु से केतु की तरफ बन रहा है तो काल सर्प दोष माना जाएगा, केतु से राहु की तरफ बन रहा है तो काल सर्प दोष नहीं माना जाएगा। अगर राहु केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तब हमें उनकी डिग्री भी देखनी है। अगर ज़्यादा डिग्री का प्लैनेट है तो काल सर्प दोष भंग हो जाएगा, अगर कम डिग्री का है तो काल सर्प दोष माना जाएगा। मित्रों, ये तो हो गया काल सर्प दोष का विश्लेषण। अब हम काल सर्प दोष होने पर क्या उपाय करें, हम छोटी छोटी रेमेडी के द्वारा भी इसका उपचार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें हज़ारों लाखों की पूजा करनी पड़े। हम यहाँ पर राहु केतु कौन कौन से भाव में हैं उसके छोटे छोटे उपाय से भी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से अपना सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं काल सर्प दोष के उपाय। दोस्तों, अगर आपके पहले घर में राहु है और साथ में घर में केतु है, पहले घर में राहु होने के कारण आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखने से काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर दूसरे घर में राहु है और 8वें घर में केतु है तो आप 2 रंग का कंबल दान कर सकते हैं। मल्टी कंबल, जिसको काला सफ़ेद कंबल बोला जाता है, उसको आप धर्म स्थान में दान कर सकते हो, तो यहाँ पर भी जो काल सर्प दोष का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। मित्रों, अगर तीसरे घर में राहु है और 9वें घर में केतु है तो आप सोना धारण कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में सोने का छल्ला पहन सकते हैं, तो यहाँ पर भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। मित्रों, अगर चौथे घर में राहु है और 10वें घर में केतु है तो आप चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने पास रख सकते हैं। और मित्रों, अपने घर की जो छत है या शौचालय है उसको तोड़कर ना बनाएं, उसके साथ छेड़खानी ना करें, तो यहाँ पर भी काल सर्प दोष का प्रभाव लागू नहीं होगा। दोस्तों, अगर 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हाथी राहु का कारक है। दोस्तों, अगर 6ठे घर में राहु है और 12वें घर में केतु है तो यहाँ पर आप उपाय के तौर पर अपनी बहन की सेवा कर सकते हैं और किसी फूल को अपने पास रख सकते हैं। 12वें भाव के केतु के लिए आप घर में कुत्ता भी पाल सकते हैं। काले रंग का कुत्ता पालना भी बहुत शुभ परिणाम देगा, इसका राहु 6ठे घर में है। दोस्तों, अगर 7वें घर में राहु है और पहले घर में केतु है तो इसके लिए आप लोहे की गोली को लाल रंग से रंगकर अपने पास रख सकते हैं और चांदी की डिब्बी में गंगा जल भरकर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। उसके अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर डिब्बी को बंद करके घर में रख सकते हो, जिस कारण 7वें घर में राहु का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं मिलेगा। अगर 8वें घर में राहु है और दूसरे घर में केतु है तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। 800 ग्राम लेड लेनी है, लेड के सिक्के लेकर 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाह करना भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अगर 9वें घर में राहु है और तीसरे घर में केतु है तो चने की दाल आप जल प्रवाह कर सकते हैं।
जिसका आपको शुभ प्रभाव ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर 10वें घर में राहु है और चौथे घर में केतु है तो पीतल के बर्तन में किसी नदी का पानी भरकर उसको अपने घर में स्थापित कर लीजिए और पीतल का ही ढक्कन लगा लीजिए, तो जहाँ पर भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर 11वें घर में राहु है और 5वें घर में केतु है तो उसके लिए आपको 43 दिनों तक मूली लेकर सोते समय अपने सिरहाने रखकर सुबह मंदिर में दान करनी है। तो इस प्रकार से राहु का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा। दोस्तों, अगर 12वें घर में राहु है और छठे घर में केतु है तो इस स्थिति में लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रख सकते हो। कपड़ा चमकीला ना हो, इस बात का ध्यान रखें। केतु के लिए सोना भी पहन सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप काल सर्प दोष के प्रभाव से बच सकते हो। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि काल सर्प दोष बनता कैसे है, इसकी क्या व्याख्या है, इसके कौन से छोटे छोटे उपाय से आप अपना जीवन बेहतर कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद आपका।